सेशन में हम देखेंगे कि आर को इंस्टॉल करने के बाद हम एनालिसिस स्टार्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से हम डेटा इसमें फीड करेंगे और किस तरीके से हम अपनी मतलूबा प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। एक चीज़ जहन में रखिएगा कि यहाँ पे माउस हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकेगा। जो कुछ भी करना है हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है कंप्यूटर को, कंप्यूटर की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए, और फिर कंप्यूटर उसके मुताबिक हमें आंसर करेगा। जितने अभी तक हमने एप्लीकेशंस की हैं उसमें माउस मौजूद होता था और बहुत सारा एनालिसिस हम माउस की क्लिक के साथ कर लेते थे। यहाँ पे फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली माउस मौजूद नहीं है, तो सब कुछ हमने इंस्ट्रक्शन की मदद से ही करना है। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे देखते हैं कि हम कैसे इसमें डेटा फीड करेंगे और कैसे मुख्तलिफ एनालिसिस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आर का इंटरफेस मौजूद है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, आर अभी पिछले सेशन में आपने डाउनलोड किया और आपने देखा कि ये कोई बहुत बड़ी फ़ाइल नहीं है, बहुत जल्दी से डाउनलोड हो गई, खासकर अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट है। आर इतना पॉपुलर क्यों है? आर क्यों डेटा साइंस के लिए मस्ट कंपोनेंट के तौर के ऊपर यूज़ होता है? फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई लाइसेंस इसके लिए नहीं लेना पड़ता, कोई फीस नहीं देनी पड़ती, फिर इतना ये पॉपुलर क्यों है? एक्यूरेसी के ऊपर इसका कोई इशू नहीं है, हर लोग हर जगह पे हर इंस्टॉलेशन के ऊपर हर एनालिसिस के लिए इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आर डेवलप हुआ था तो ये बहुत छोटा प्रोग्राम था। रिग्रेशन एनालिसिस जो कि हमने एक्सेल में भी किया था, नाम आपको याद होगा, उसके लिए लोगों ने इसको डेवलप किया था, कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर इसको डेवलप किया था। एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी की कि इन्होंने इसके दरवाजे खोल दिए, यानी कोई और आदमी अगर अपने तौर के ऊपर प्रोग्रामिंग, आर की प्रोग्रामिंग यूज़ करके कोई और एनालिसिस डेवलप करना चाहता है, रिग्रेशन तो उन्होंने डेवलप कर दिया था, लेकिन कोई और एनालिसिस भी डेवलप करना चाहता है, तो उन्होंने इसके दरवाजे ओपन कर दिए कि कोई भी रिसर्चर, कोई इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम एप्लीकेशन डेवलप करके उसको आर के बेसिक मॉड्यूल का हिस्सा बना दें, ताकि वो एनालिसिस जो कि मैंने अपने पर्पस के लिए यूज़ किया था, बनाया था, वो अगर किसी दूसरे को ज़रूरत है तो वो भी उसको यूज़ कर सके, और वो दूसरा एप्लीकेशन है वो भी फ्री है। इस पर्टिकुलर ऑप्शन का लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और बेतहाशा एप्लीकेशन, बेतहाशा एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स की वर्ड में शायद ही कोई एनालिसिस हो जो कि आर के ऊपर अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आर के बनाने वाले उन्हीं दो स्टूडेंट्स ने वो सारे एनालिसिस के लिए आर को डेवलप किया, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लाइब्रेरीज या मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बना के उसको आर का हिस्सा बना दिया। और यही इस आर की पॉपुलैरिटी की रियल रीज़न है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको हर किस्म का एनालिसिस, हर किस्म का सलूशन मिल जाता है, भले वो न्यूमेरिकल बेस्ड सलूशन हो, भले वो टेक्स्ट बेस्ड सलूशन हो। यानी आर सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसका एक फ़ायदा तो ये है कि हमें हर किस्म का सलूशन मिल गया, लेकिन इसका एक डाउन साइड नुकसान ये है कि हमें वो कमांड्स कैसे पता चलेगी जो कि किसी एक ख़ास फंक्शन को यूज़ करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आर के वर्जन इतनी तेज़ी से बदल रहे हैं कि इसके लिए किसी किताब का लिखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ही किताब लिखी जाएगी, किताब लिखना एक लंबा प्रोसेस है, जब किताब लिखी जाएगी उस वक़्त वर्जन कुछ और होगा, वो किताब जब मार्केट में आएगी वर्जन कुछ और बन चुका होगा और बहुत सारे फंक्शन इसमें आ चुके होंगे, तो एक किताब का लिखना बड़ा मुश्किल है। उसका एक आसान हल ये है, इस वक़्त आर का कोई भी यूज़र ये दावा नहीं कर सकता कि उसको आर के सारे फंक्शंस आते हैं, क्योंकि आर के इतने ज़्यादा फंक्शन हैं। मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ये 200 MB का प्रोग्राम था जो आपने डाउनलोड किया, जो कि बेसिक मॉड्यूल में है। अगर आर के सारे मॉड्यूल्स को आप डाउनलोड करें तो इसकी टोटल वॉल्यूम इसकी अपनी वेबसाइट के मुताबिक 40 GB से ज़्यादा है। 200 MB का हमने डाउनलोड किया और
कंप्लीट मॉड्यूल्स को डाउनलोड करें तो ये 40 GB से भी ज़्यादा हो जाता है, जो कि डाउनलोड करना भी एक अच्छा खासा हैसल है। हमें उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें तो उनमें से सिर्फ उन एनालिसिस की ज़रूरत है, उन मॉड्यूल्स की ज़रूरत है जो हमें रिक्वायर्ड है। सबकी तो हमें ज़रूरत नहीं है। उन सब के लिए टेक्स्ट फाइल बनना, कोई हेल्प फाइल बनाना बहुत मुश्किल है। उसका एक बड़ा आसान सा हल ये है कि हम गूगल को यूज़ करें या इसकी अपनी हेल्प फाइल आप यूज़ करें, कि जहाँ से ये अगर हेल्प को यूज़ करें तो 2 या 3 फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आज भी जब कोई एनालिसिस करने लगता हूँ तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो कि बार बार यूज़ होते हैं तो वो याद रह जाते हैं, लेकिन जो डिटेल्ड एनालिसिस के लिए फंक्शंस होते हैं या वो एनालिसिस जो कि मैं बार बार नहीं करता, उनके कमांड्स तो मुझे भूल जाती हैं। वो मुझे कैसे याद आ जाती हैं या वो मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ गूगल हेल्प फाइल या आर की हेल्प फाइल में। तो आपको ये मैं बता इस वजह से रहा हूँ कि सारी कमांड्स को याद करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, आपको ये तरीका आना चाहिए कि गूगल को या इसकी हेल्प फाइल के सिस्टम को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो ड्यूरिंग दी कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशंस मैं आपको गाहे बगाहे गूगल की हेल्प फाइल को, आर की हेल्प फाइल को कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताता जाऊंगा। तो अब हम एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 वैल्यूज़ को प्लस करना है, 6 + 5 मैंने यहाँ पे इनपुट किया। इनपुट किसके आगे किया? वो जो एरो का निशान बना हुआ है, और जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो इसका मुझे आंसर मेरे सामने आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी देखने वाली हैं। ये 6 + 5 तो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं। जब मैं ये भी चाहूँ कि आर इन 6 और 5 को याद रखे, अगर मैं लेटर इसको यूज़ करना चाहूँ तो भी आर की मेमोरी में ये चीज़ें मौजूद हों, इस वक्त आर की मेमोरी में ये वैल्यूज़ मौजूद नहीं होंगी, तो मैं इन 6 और 5 को किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूँ। वेरिएबल जस्ट लाइक जिस तरह एक्सेल में हमारे पास स्प्रेडशीट के मुख्तलिफ सेल्स बने होते हैं, उसी तरीके से वेरिएबल हमारे पास उस मेमोरी के मुख्तलिफ सेल्स के नाम होते हैं। जिस तरह मैं मिसाल के तौर के ऊपर 6 को एक वेरिएबल x में स्टोर करवा लेता हूँ। स्टोर कैसे करवाऊँगा? उसके R में 2 तरीके हैं। जो R के पुराने यूज़र्स हैं या जो R जब बना था उस वक़्त जब यूज़ होता था तो x और इसके आगे एरो और फिर ये माइनस का निशान और उसके आगे 6 लिख दिया। ये मेथड इस्तेमाल होता था और इसका मतलब ये होता था कि ये 6 की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो? x में स्टोर हो जाए। जो ही मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये x में 6 की वैल्यू स्टोर होगी, और जो ही मैं x का बटन प्रेस करूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो मुझे वो उसकी वैल्यू जो भी स्टोर हुई है वो मुझे शो करवा देगा। दूसरा मेथड ये है कि मैं y में जब कोई चीज़ स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं इज़ इक्वल टू का निशान प्रेस किया और उसके बाद इसको 5 प्रेस कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि y में 5 को स्टोर कर लें। इसको क्लिक किया, अब y में 5 स्टोर हो गया। अब मैं वही फंक्शन जो 6 + 5 किया था, मैं 6 + 5 की बजाय x + y करूँगा तो मुझे आंसर उसमें 11 की सूरत में आ जाएगा। यानी जो काम मैंने 6 और 5 की मदद से किया था, अब मैंने वेरिएबल की मदद से किया। फ़ायदा मुझे इसका क्या हुआ कि लेटर हाफ में जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसको 6 और 5 की बजाय x और y की फॉर्म में रेफ़र करूँगा। अच्छा, जब एक कोई नंबर होता है तो उसमें याद रखना कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। असल मसला वहाँ पे स्टार्ट होता है जब हम एक से ज़्यादा नंबर इसमें स्टोर करना चाहते हैं, यानी एक पूरे का पूरा कॉलम हम इसमें स्टोर करना चाहते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूँ कि x की एक वैल्यू की बजाय इसमें 5 वैल्यूज़ हैं। कौन सी वैल्यूज़ हैं? अब ज़रा गौर से देखते रहिएगा स्क्रीन के ऊपर कि मैंने 5 वैल्यूज़ को x में कैसे स्टोर करना है। x स्टार्ट किया, एरो का निशान प्रेस किया, ये वो निशान है कि जिसकी मदद से कि हम x में कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने c का बटन प्रेस किया और c शो करता है कि आगे जो भी लिखा जा रहा है उसको कंबाइन कर ले। c स्टैंड फॉर कंबाइन। तो ब्रैकेट ओपन की और ये ब्रैकेट नेसेसरीली ये करली ब्रैकेट है, इसमें हम स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आर में स्क्वायर ब्रैकेट का कुछ और पर्पज़ है। यहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे और वो जो 5 वैल्यूज़ हैं उसको मैंने कॉमा का सेपरेटर डाल के ये वैल्यूज़ उसमें लिख दी। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो x में अब एक वैल्यू की बजाय
5 वैल्यूज़ इकट्ठी आ गई और x को जब मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास वही 5 वैल्यूज़ लिखी हुई आ जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं y में कुछ वैल्यूज़ स्टोर करना चाहूँ तो उसका तरीका भी वही होगा कि मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वो 5 वैल्यूज़ इसमें डाल दूँगा। और वही फंक्शन अगर मैं इसको प्लस करना चाहूँ तो मेरे पास वही वैल्यू, इन 2 वैल्यूज़ को प्लस होके आ जाएगा। अगर मैं माइनस करना चाहूँ तो ये बिल्कुल उसी तरीके से इसको ऑपरेट कर जाएगा। बताने का मकसद ये है कि आर में जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम उसको वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर आर का है वो एस्यूम करता है कि हर मर्तबा इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो किसी कॉलम की सूरत में आ रही हैं, किसी रो की सूरत में आ रही हैं। मैथ की एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करूं, उसमें कहते हैं रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर। डेटाबेस का स्ट्रक्चर आपको याद हो तो उसमें सारी वैल्यूज़ कॉलम की सूरत में होती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से लिया गया है कि जब बहुत सारी वैल्यूज़ एक ही कॉलम में लिखी जाएं तो उसको हम मैथ की ज़ुबान में कॉलम वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली अगर उसको एक रो की फॉर्म में लिख लिया जाए तो उसको हम रो वेक्टर कहते हैं। और जब रो और वेक्टर्स को आपस में मिला लिया जाए तो उसको हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं। मैट्रिक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे। इस वक्त मैं अपनी डिस्कशन को सिंपल रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैं सिंपल इसको रो या कॉलम वेक्टर की सूरत में रखता हूँ। तो ये सारी वैल्यूज, सारी कैलकुलेशन उसी फॉर्म में होंगी और जितने भी मैथ के, स्टेटिस्टिक्स के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। लाइक मैं अगर साइन ऑफ एक्स यूज़ करूँ तो अब देखें, साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, मैथ का फंक्शन आपको याद होगा, और ये अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है? एक्स के ऊपर। अब एक्स एक वैल्यू का नाम नहीं है, एक्स में तो 5 वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो ये फंक्शन जब ऑपरेट होगा तो उन 5 वैल्यूज़ के ऊपर बारी बारी ऑपरेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं कोई और फंक्शन इसका एक्स का स्क्वायर करता हूँ तो उसका भी ये एक्स की हर वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेगा। यानी बजाय मुझे एक्स की हर वैल्यूज़ के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई करने के लिए कोई अलहदा से कमांड लिखनी पड़े, ये जो ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये एक्स की हर वैल्यूज़ के लिए ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये आर की उन चंद खूबियों में से है कि हमें अगर एक ही फंक्शन एक पूरे कॉलम वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना हो तो हमें उसके लिए कोई अलहदा से फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़ता। ये मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको इसका स्ट्रक्चर बताया है कि जो बेसिक वेरिएबल्स इसमें कैसे यूज़ हम करते हैं, इसके ऑपरेटर्स हम कैसे यूज़ करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम एनालिसिस इनके ऊपर बिल्डअप करेंगे। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कोई डेटाबेस हम इस आर में कैसे इंपोर्ट करेंगे या कैसे यूज़ करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे बताने वाली है कि आर में बहुत सारा डेटा सैम्पल डेटा के तौर के ऊपर मौजूद है। तो अगर हम किसी एक्चुअल फाइल के ऊपर एनालिसिस करने के बजाय कोई सैम्पल फाइल के ऊपर एनालिसिस करें, जिस तरह पिछली बहुत सारे सेशन में हमने एक ही फाइल यूज़ की थी, कस्टमर डी बेस। वो कस्टमर डी बेस हमने खुद नहीं बनाई थी, वो कोई सैम्पल फाइल थी जो कि मैं हर एनालिसिस के लिए इस्तेमाल कर रहा था। शायद यहाँ पे भी हम वही फाइल यूज़ करें, लेकिन आर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सैम्पल के तौर के ऊपर भी इंस्टॉल हो जाता है। हमें कहाँ से पता चलेगा? अब यहाँ पे कोई माउस की फैसिलिटी तो है नहीं कि हम वहाँ पे क्लिक करें और ये डेटा हमारे सामने शो कर दे। उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो है डेटा और उसके आगे ब्रैकेट ओपन और क्लोज़ कर दी। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक एडिटर आपके सामने ओपन हो जाएगा और जितना भी सैम्पल डेटा है वो सारे का सारा आपके सामने मौजूद होगा। ये उस डेटे का नाम है और ये उस डेटे की छोटी सी डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो डेटा CO2 का डेटा है, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ तो इसका आसान सा तरीका ये है कि यहाँ पे मैं CO2 लिखूँगा और एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो जो भी वो डेटा है वो मेरे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। किसी भी डेटे का यहाँ पे नाम लिखा जाए तो वो ऑटोमेटिकली वो डेटा इसके एडिटर के ऊपर लिखा जाएगा। लाइक यहाँ पे एक डेटा फाइल का नाम है नाइल, NILE। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो मैं उसी तरीके से इसका नाम लिखूँगा NILE और इसको एंटर करूँगा तो वो डेटा मेरे सामने आ जाएगा। एक और फीचर जो आर का बहुत मज़ेदार है
कि अगर यही कमांड में दोबारा से लिखना चाहूँ, NILE दोबारा से लिखना चाहूँ, तो उसका तरीका ये है कि मैं अप एरो की को एक मरतबा प्रेस करूँगा तो पिछली कमांड आ जाएगी, 2 मरतबा प्रेस करूँगा तो 2 पिछली कमांड के बाद जो कमांड थी वो सामने आ जाएगी। यानी अगर मैं पहली कमांड जो कि इस सेशन को ऑन करते वक्त मैंने यूज़ की थी वो कमांड पे जाना चाहूँ तो मैं एरो की प्रेस करता जाऊँगा तो मेरे पास वो जो पुरानी कमांड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी। ये चंद एक फ़ीचर मैंने आपके सामने बताए हैं। अगले सेशंस में हम इन्हीं फीचर्स को यूज़ करेंगे और अपने एनालिसिस को बिल्डअप करेंगे। इस सेशन में हमने देखा कि आर की इंस्टॉलेशन के बाद हम डिफरेंट एनालिसिस के लिए आर में कौन से प्रोसेसेस करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन इसमें पास ऑन करते हैं और कैसे माउस की मदद के बगैर हम एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। सब कुछ हमें इंस्ट्रक्शन की मदद से करना पड़ता है। जिस तरह हमने देखा कि हम इसकी हेल्प फाइल को कैसे यूज़ करते हैं, गूगल के हेल्प फाइल को सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं आर की एनालिसिस करने के लिए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।